हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द चैनल और आज हम फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं विच इज अबाउट डिस्कशन ओवर जीएस हिस्ट्री एंड व्हाट टू रीड। सो जीएस हिस्ट्री इसलिए मैंने टॉपिक चुना क्योंकि आगे हम इस पे काफ़ी सारे काम करने वाले हैं, जैसे कल्चर सीरीज हम शुरू करेंगे। इसके अलावा जो आपके एंशियंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए, तो उस पर आगे और वीडियोस आने की तैयारी है। सो ये वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। एनी हाउ अब थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हम सारे वीडियोस लेकर के आएंगे और अपनी डिस्कशन को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। सो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अबाउट जीएस हिस्ट्री। सो जीएस हिस्ट्री आपको आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, विल डिस्कस अबाउट दैट इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ओवर सिलेबस कि आपका सिलेबस आखिर है क्या आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो सिलेबस में जैसे अगर मैं देखूं तो प्रीलिम्स और मेंस की अगर हम बात करें तो कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। मेंस से पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अब देखो, अब पोस्ट प्रीलिम्स और मेंस में अगर मैं डिफरेंस देखूं तो व्हाट इज द डिफरेंस? पोस्ट मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मतलब प्रीलिम्स में आपको एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर पूछा जा रहा है और इसी के बेसिस पे आर्ट एंड कल्चर जो कि मेंस का भी हिस्सा है। पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर आर्ट एंड कल्चर है तो आर्ट एंड कल्चर का एस्पेक्ट क्या, उसका टाइम स्पैन क्या है? तो उसका टाइम स्पैन है एंशियंट टू मॉडर्न। अभी हम डिस्कस करेंगे सिलेबस में। मैं बस आपको यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन आते कहाँ से है। सो आर्ट एंड कल्चर जो मेंस का हिस्सा है, इसमें क्या है, इसमें आपका एंशियंट और मेडिवल दोनों ही इंक्लूडेड है। लेकिन वो कैसे इंक्लूडेड है? वो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूडेड है। तो आर्ट एंड कल्चर में आपका एंशियंट और मेडिवल ये दोनों इंट्रिंसिक पार्ट है, मतलब उसका एक अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री जो कि आप प्रीलिम्स में भी आप पढ़ेंगे, आपको मेंस में भी पढ़ना है, लेकिन आपको थोड़े से डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़ना है। विल डिस्कस अबाउट दैट। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्न इंडिया। पोस्ट मॉडर्न इंडिया जो मॉडर्न हिस्ट्री के बाद, मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंस का एरा था उसके बाद की जो भी इवेंट्स है वो, और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो चलिए कमिंग बैक टू द सिलेबस। तो सिलेबस में क्या है, जैसे मैंने बताया कि Indian culture which covers salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times. So ये जो आर्ट एंड कल्चर है ये दोनों ही पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं? तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहाँ से उनके क्वेश्चंस बनने लाजमी है और हर साल वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिज्म जो है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। इसके अलावा जो आपके आर्किटेक्चरल फॉर्म्स है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें और इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंपैरिजन विद ऋग्वैदिक एज। ठीक है। सो इंडियन कल्चर का जो टाइम स्पैन है दैट इज फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न। लेकिन जो कल्चर में अगर हम देखें क्वेश्चन स्पेसिफिकली एंशियंट और मिडिवल इंडिया से पूछे जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो टाइम स्पैन है, जो टाइम पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि आपके आर्किटेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ऋग्वैदिक एज जो कि लिटरेचर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉडर्न टाइम पीरियड जिसमें आर्किटेक्चर भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, लिटरेचर्स है। फिर लिटरेचर इन द सेंस जो इंस्क्रिप्शन थे, लिटरेचर तो खैर नहीं था पर इंस्क्रिप्शन जो है, तो इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट है। पिलर्स जो आयरन पिलर्स है और रॉक एडिक्ट्स है, नॉट आयरन पिलर्स बट रॉक एडिक्ट्स कैन से। सो रॉक एडिक्ट्स दीज आर इंपॉर्टेंट अंडर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और मॉडर्न टाइम पीरियड। इसके अलावा फिर गुप्तास, ग्रीक्स, पार्थियंस और इनके टाइम पे जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और बेसिकली ये कल्चरल डेवलपमेंट्स है क्योंकि जब ग्रीक्स, बैक्ट्रियंस आए तो क्या हुआ, एक कल्चरल अमालगमेशन हुआ, इंडिया प्लस आउटसाइडर्स। तो उनके आने से क्या हुआ, दोनों ही कल्चर्स का एक मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। और उस मिक्सचर को दे अडेप्टेड, एक्चुअली दे बिकेम पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो यहाँ पे आकर के उन्होंने अपना किंगडम बनाया, यहीं पे रहे, यहीं पे सब कुछ किया और यहाँ की सोसाइटी और कल्चर को अडॉप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल मिनेंडर वॉज अ ग्रीक। जो मिलिंद पन्हू, जिसमें जो मिलिंद पन्हू का जो आप कह सकते हो कि जिसके ऊपर बेस्ड है, उसको कहते हैं मिलिंद पन्हू माने क्वेश्चन ऑफ मिलिंडर। उसका जो नाम था दैट वाज मिलिंडर और पन्हू माने क्वेश्चन। सो मिलिंद पन्हू क्या है, ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म
बुद्धिज्म वॉज द रिलीजन ऑफ इंडिया बाय दैट टाइम। जो एंशिएंट इंडिया है उसका जो रिलीजन था क्या था, वो था बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म है, और उसने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया, उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, सो दैट इट मींस दैट ही बिकेम पार्ट ऑफ द सोसाइटी, है ना। सो जो अर्ली आउटसाइडर्स थे, चाहे वो ग्रीक्स हों या बाद में जाकर के कुशान्स हो, कुशान्स ने तो बुद्धिज्म बुद्धिस्ट काउंसिल भी रखा, और बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ कि बुद्धिज्म का एक डिवीजन हमें देखने को मिलता है। सो दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मतलब इसमें क्या है, इसमें आपका कल्चर भी है, इसमें इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जो भी डेवलपमेंट्स हुई है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। और बुद्धिज्म की अगर जो कुशान के टाइम में जो बुद्धिज्म है, जब एक डिवीजन होता है, तो उसमें क्या हुआ, एक जो आइकनाइजेशन ऑफ बुद्धा है, या आइकनाइजेशन ऑफ एनी पर्सनालिटी, वो हमें देखने को मिलती है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस पे। सो दीज आर इम्पोर्टेंट, जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही पढ़ना। तो प्रीलिम्स से क्या है कि आपको थोड़े से फैक्चुअल्स पे ध्यान देना पड़ता है, इसके अलावा आपको मेंस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना पड़ता है। आर्किटेक्चर में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर तो है ही, केव आर्किटेक्चर्स है, इसके अलावा टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि गुप्तास के टाइम पे शुरू होता है, और उसके बाद जो लेटर चोलास है और चंडेलास है, चालुक्यास है, सो दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड। फिर होयसालास। सो टेम्पल आर्किटेक्चर जो एंशिएंट इंडिया से शुरू हुआ, वो मेडिवल टाइम में फ्लरिश करता है, एंड आफ्टर दैट मुगल आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर। इसके अलावा डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। सो व्हाट आर आर्ट फॉर्म्स आर हियर, फेस्टिवल्स आर हियर, पेंटिंग्स आर हियर। सो आपको वो पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपकी बुक में है, मतलब जो कन्वेंशनल है, इसके अलावा आपको जो कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन है या इश्यूज है, उस पर भी आपको फोकस करना है कल्चर से। कैसे, जैसे हमने पहला जो वीडियो था जिसमें हमने स्तूपा के बारे में डिस्कस किया था, चौखंडी स्तूप, सो दैट वाज इन द न्यूज। इसके अलावा जैसे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल कलमकारी पेंटिंग। सो कलमकारी पेंटिंग वाज इन द न्यूज बिकॉज इट गॉट जीआई टैग दैट ईयर, पर्टिकुलर ईयर 2015। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। इट मींस दैट इट वाज देयर इन द न्यूज। वो एक कंटेम्प्रेरी इशू था, बट वो था कि हमारा कल्चर था। सो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, या फिर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कल्चर का ही, वो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। देन वेरियस लिटरेचर्स। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैन लिटरेचर है, फिर संगम लिटरेचर है। सो और सभी लिटरेचर्स का क्या ओरिएंटेशन है, और एंड देयर फोकस एरिया, फॉर एग्जांपल सोसाइटी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो ये चीजें आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि कौन सा लिटरेचर किससे किसको बिलोंग करता है, और उसका एक ओरिएंटेशन क्या है। सो दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस अंडर इंडियन कल्चर। नेक्स्ट इज मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। उसका टाइम स्पैन क्या है, फ्रॉम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। अब देखो, मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। सो आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी वी एंटर्ड इनटू मॉडर्न इंडिया। जो मॉडर्न इंडिया का फेज था, हम उसमें एंटर कर जाते हैं। सो यहाँ से क्या, वो कैसे हम मॉडर्न इंडिया में एंटर किए, मतलब इससे पहले की जो सोसाइटी थी, दैट वाज बेसिकली अ मेडिवल सोसाइटी। ओके, और हम मॉडर्न इंडिया में कैसे एंटर हुए, सो विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन पावर, है ना। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए, एम्प्लॉयमेंट मिली लोगों को, ऑल्दो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन फेस किया हमने, बट दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इंडिया। सो आपको बहुत सारे इवेंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पर्सनालिटीज हैं या उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, that is also important for prelims as well as for the mains examination. Apart from this, freedom struggle. फ्रीडम स्ट्रगल जो कि 19th सेंचुरी का हिस्सा है, और 19th सेंचुरी में आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का जो फेज है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इसमें जितने भी लीडर्स हैं, उनके रोल, that is important for the prelims examination. Apart from this, Communist Party or Congress Socialist Party, it means socialistic principles in the freedom struggle. So इस ये पूरा इवेंट भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा who all personalities were involved in such events, that is also important for prelims as well as for mains. So आपको उस हिसाब से ये पूरा जो टॉपिक है उसको तैयार करना है। So that was all about ancient, medieval and modern. इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। So that was the phase of consolidation and reorganization.
How reorganization? So linguistic reorganization of states. As after independence, India कैसा था? India was divided into British India and princely states. So जैसे ही इंडिया का पार्टीशन हुआ, so princely states somewhere 565 princely states were there, or 11 British Indian territories were there. So ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो चल रहा था. प्रिंसली स्टेट्स दे वर न्यूट्रल एंड दे वर ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिशर्स. सो इंडिपेंडेंस तो मिल गया और प्रिंसली स्टेट्स के पास ये ऑप्शन था कि या तो वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बने या फिर वो न्यूट्रल रहे. तो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया का हिस्सा बन गए, बट फ्यू ऑफ देम दे रिमेन अलूफ फ्रॉम दैट. सो वो अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में उसको हम पढ़ सकते हैं. तो वो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ. इसके अलावा और भी जो भी स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन हुए, स्टेट्स एंड टेरिटरीज और यूनियन टेरिटरीज जो फॉर्म हुई, सो दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस अंडर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. इसके अलावा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो टाइम स्पैन है वो कब से कब तक है? तो 1947 से लेकर के 1977 की जितने भी इवेंट्स हैं टिल इमरजेंसी पीरियड, वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए. Apart from this area, history of the world. So it means world history. जिसमें जो बहुत सारे events हैं, for say industrial revolution, French revolution, American revolution, Russian revolution, world wars, withdrawal of national boundaries, colonization, decolonization, various political philosophies like communism, capitalism, socialism. तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर पेपर. हाउ इट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. अब देखो ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो एरा है या वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी इवेंट्स है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, अमेरिकन हो, रशियन रेवोल्यूशन हो, दैट इम्पैक्टेड इंडिया एक्चुअली. For say American Revolution, so we got inspiration from American Revolution during our freedom struggle stage. We got inspiration from French Revolution during our freedom struggle stage. We got inspiration from Russian Revolution. Russian Revolution का ही देन क्या था? Communism in India, है ना? Socialistic principles in India. So this is important. Why? Because इसका एक बहुत बड़ा impact पड़ा इंडिया पे. So that is why this is part of your syllabus, your UPSC syllabus. So आपको ये सारे एरियाज कवर करने हैं. एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ जो वर्ल्ड जो मेंस है, मेंस में आपको दो एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है, दैट इज पोस्ट मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. So world history and post modern, this is not part of your prelims examination. This is only part of your mains examination. और हमने डिस्कस किया कि किसमें से कितने क्वेश्चंस और कहाँ से पूछे जाते हैं. अब देखो अभी तक जितना भी ट्रेंड रहा है एग्जाम का, तो प्रीलिम्स में कैसे कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब आपको इतने क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि हिस्ट्री में इतने क्वेश्चंस आएंगे. और आपको ये प्रिपरेशन इस हिसाब से करनी है कि अगर इतने क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, आप गलत अटेम्प्ट ना करें. इतना अश्योर खुद को कर ले कि ये क्वेश्चंस आपके गलत ना हो. देखो हिस्ट्री बहुत ही वाइड है, बहुत ज्यादा इसका एरिया है और काफी चीजें आपको पढ़नी है, डिफरेंट सोर्सेज आपको पढ़ने हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि आप उस बर्डन को कम कर सको और आप ज्यादा से ज्यादा इसके जो मार्क्स है आप उसमें फेच कर सके. तो अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ 2015 टू 19 तक का जो ट्रेंड है, 20 में भी एग्जाम होना बाकी है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इट हैज गॉट पोस्टपोन्ड. So 2015 में somewhere 15 questions were asked from history. 16 में क्या ट्रेंड रहा? 11 questions. 2017 में 12 questions. 2018 में 17 questions और 19 में 16 questions. So ये क्या है? ये नंबर फ्लक्चुएट हो रहा है, ये बढ़ रहा है, घट रहा है. तो इसका मतलब ये है कि आपको तकरीबन 15 से लेकर के 20 क्वेश्चंस आप प्रिटेंड करके चलो कि आपको प्रीलिम्स में पूछेंगे ही. और ये जो 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन है, ये सारे एरिया से है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है. तो इनपुट और आउटपुट रेशियो ऑल्दो कम है, लेकिन अगर आप अश्योरिटी, आप खुद को अश्योर कर ले कि आपने जिस हिसाब से पढ़ा है तो आपका एक भी आंसर क्वेश्चन आप एक भी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट नहीं करोगे. तो ये अश्योरेंस ही खुद को आपको देना है. एंड दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत ईजी है. आपको बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क इसमें करना पड़ेगा. इसके अलावा मेंस में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी फ्लक्चुएट होता है 8 और 7 में. जैसे 15 में 8 क्वेश्चंस आए और 17 में भी 8 क्वेश्चंस है और 16, 18 और 19 में 7 क्वेश्चंस है. अब ये जो 8 और 7 क्वेश्चंस है, ये आपके आर्ट एंड कल्चर से भी आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, पोस्ट मॉडर्न से आता है और वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है. पर आजकल जैसे 2019 की बात करें तो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया.
और देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सेक्युलरिज्म, तो आप उसको जोड़ सकते हो, बट सेक्युलरिज्म particularly it is not part of your post modern India. Okay, so इसका मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी साल वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन ना आए, किसी साल पोस्ट मॉडर्न से क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये हमेशा होता है कि आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री इससे क्वेश्चन आना ही आना है. सो आपको इसके लिए अश्योर रहना पड़ेगा कि ये आपको क्वेश्चन आएंगे ही. सो दैट इज द ट्रेंड व्हाट दे आर फॉलोइंग. इसके अलावा अब देखो, अब ये तो था कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से आते हैं, और क्या ट्रेंड है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है. बट very important part of this preparation is what you have to read. आपको कौन सी किताब किस चीज के लिए पढ़नी है, आपको कितना टाइम उस पर देना है. आप रेफरेंस बुक को रेफर करेंगे, लेकिन आपको कितना उसमें पढ़ना है. क्योंकि अगर रेफरेंस बुक्स की भी बात करें तो देखो, रेफरेंस का नाम क्या होता है? फॉर हेल्प, फॉर एडिशनल हेल्प, फॉर रेफरेंस. कोई चीज नहीं आई तो उसको रेफर कर लिया. दैट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस बुक्स. लेकिन जो आपका एम्फेसिस है आपके प्रिपरेशन में, that should be on your NCERT, whether you are going for the prelims or you are going for mains examination. तो दोनों ही पेपर के लिए आप एक लाइफ का रूल बना लो, इस पूरे प्रिपरेशन का रूल बना लो कि आपको NCERT पे कमांड होना ही होना चाहिए. If you have you have made your command on NCERT, trust me, आप selected हो, you are a rank holder. बस आपको एनसीईआरटी की समझ होनी चाहिए. तो हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी से ज्यादा रिलायबल सोर्स कुछ नहीं है. आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, लेकिन कौन से एरिया के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, कितना पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो एनसीईआरटी बुक्स की अगर मैं बात करूं, so 6 to 8 standard NCERT. अब देखो NCERT में भी ये कंफ्यूजन है कि whether we should go for old NCERT और new NCERT. So इन दोनों का ही एक्चुअली अलग अलग पर्पस है. ओल्ड की अगर मैं बात करूं, so that helps you to make concept. आपको देखो, हिस्ट्री इज ऑल्सो अबाउट कॉन्सेप्ट. आपको हिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, इकोनॉमी में है, एनवायरमेंट में है, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है, साइंस में कॉन्सेप्ट है, तो हिस्ट्री में क्यों नहीं हो, है ना. तो हिस्ट्री इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट. तो अगर एक बार वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो आपको कोई भी फैक्ट को भूलने याद करने में आसानी नहीं, डिफिकल्टी नहीं होगी. आप आसानी से कोई भी फैक्ट को भूल नहीं पाओगे. बस वो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में एक बार फिट कर देना है. और यही बात है, यही एक डिफरेंस है ओल्ड एनसीईआरटी में भी और न्यू एनसीईआरटी में भी. तो अगर मैं न्यू एनसीईआरटी की बात करूं, तो न्यू एनसीईआरटी इज यूजफुल फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है. तो एनसीईआरटी प्रीलिम्स में ऐसा भी होता है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से ऐसे टर्म्स पूछ लिए जाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, या कल्चर के पार्ट से कुछ टर्म्स पूछ लिए जाते हैं. तो आपको न्यू एनसीईआरटी इसमें हेल्प कर सकता है. तो एनसीईआरटी के लिए जो 6 to 8 स्टैंडर्ड की जो बुक्स है, आपको क्या करना है, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही पढ़ना है. तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों ही पढ़िए 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए. ठीक है. ज्यादा अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बुक्स हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको नॉवेल के फॉर्म में पढ़िए. जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं बहुत ही क्रिस्प लिखी हुई है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन है. ठीक है. तो आपको एक बेस दे देगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको 11th एंड 12th में आपको वही चीजें पढ़नी है, जो 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी आपको वही पढ़ना है, लेकिन उसका एक्सटेंसिव पार्ट पढ़ना है. तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, उसमें काम करेगा. सो ओल्ड एनसीईआरटी आप उसको नॉवेल फॉर्म में पढ़ सकते हैं. अच्छा, ओल्ड एनसीईआरटी है कौन सी? सो ओल्ड एनसीईआरटी अगर मैं 6 to 8 तक की बात करूं, तो 6th स्टैंडर्ड इज रिटन बाय रोमिला थापर. आपको ये नेट पे अवेलेबल है, आपको इंटरनेट पे ये बुक्स मिल जाएंगी, और आई कैन प्रोवाइड इट ऑन यूट्यूब अंडर अ लिंक. सो ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ो, दैट इज फॉर दी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. इसके अलावा न्यू एनसीईआरटी, सो न्यू एनसीईआरटी जो थीम सीरीज है, सो दैट वुड हेल्प यू टू गेट सम इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन. सो ये दोनों ही एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है फ्रॉम 6 to 8 स्टैंडर्ड. अपार्ट फ्रॉम दिस 9 to 10 स्टैंडर्ड, इसकी भी एनसीईआरटीज है, पर ये आपको किसके लिए पढ़नी है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़नी है. तो 6 to 8 क्या है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, जो कि आपके प्रीलिम्स में यूजफुल है, आपके मेंस में यूजफुल है. 9th और 10th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है वो ओल्ड एनसीईआरटी है. ठीक है. ओल्ड एनसीईआरटी रिटन बाय अर्जुन देव. अगर आपको मिल जाती है ऑनलाइन अवेलेबल है, ये अर्जुन देव ने लिखी है. सो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है. इसमें जो भी इवेंट्स है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ,
रशियन रेवोल्यूशन हुआ, तो ये रेवोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे ओल्ड एनसीईआरटी में, सो फ्रॉम देयर यू कैन रीड अबाउट. फिर एनसीईआरटी 11th to 12th स्टैंडर्ड. तो 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है, आपको इसमें पूरा फोकस रखना है. और इसमें कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, सो यू हैव टू रीड ओल्ड एनसीईआरटी, जो कि फॉर एग्जांपल 11th स्टैंडर्ड रिटन बाय एंशिएंट इंडिया रिटन बाय आर एस शर्मा. 11th standard medieval history written by Satish Chandra. 12th standard NCERT written by modern history written by Bipin Chandra. So आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, आपको ये एनसीईआरटीज पढ़नी है. दीज आर ओल्ड एनसीईआरटीज. ये मार्केट में भी अवेलेबल है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है. सो जो भी आपको मीडियम सूट करता है आप उसे ले सकते हो. लेकिन पढ़नी यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी ही है. और क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है. फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के जो इंफॉर्मेशन है, या एडमिनिस्ट्रेटिव कीवर्ड्स हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, तो दीज टर्म्स आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. और आप उसको कहीं ना कहीं कोट भी कर सकते हो अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट है टू नो. आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे आपको 11th और 12th में ओल्ड एनसीईआरटी पे ही एम्फेसाइज करना है, न्यू नहीं पढ़ना है. न्यू आप 6 to 8 और 9 10th में आप पढ़ सकते हो, लेकिन 11 12 वाले में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी. अगर आपका ये कमांड एनसीईआरटी पे बैठ जाता है तो वेरी गुड, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा टू सक्सेसिवली गेट इनटू एग्जामिनेशन. नाउ दैट वाज ऑल अबाउट एनसीईआरटी. अब रेफरेंस बुक्स पर आते हैं. अब देखो, एज आई टोल्ड यू, रेफरेंस बुक्स इट मींस जस्ट टू रेफर, जस्ट फॉर रेफरेंस. तो रेफरेंस बुक्स में आपको प्रीलिम्स के लिए भी कुछ रेफरेंस रखनी है, कुछ मेंस के लिए भी रेफरेंस रखनी है. तो प्रीलिम्स में अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो आर एस शर्मा ने एक बुक लिखी है, इंडियाज एंशिएंट पास्ट. तो ये इंडियाज एंशिएंट पास्ट आपको एंशिएंट हिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन प्लस आर्ट एंड कल्चर दोनों में ही हेल्प करेगा. तो आप उसको रेफर कर सकते हो. मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा. अब देखो 11th वाली जो बुक थी मेडिवल हिस्ट्री, दैट वाज आल्सो रिटन बाय सतीश चंद्रा, और ये उसी का एक्सटेंसिव पार्ट है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, दैट इज आल्सो रिटन बाय सतीश चंद्रा. इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया, सो दैट इज आल्सो रिटन बाय बिपिन चंद्रा. और आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो एनसीईआरटी है वो भी बिपिन चंद्रा ने लिखी है. तो ये जो बुक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, दैट इज आल्सो एक्सटेंशन ऑफ एनसीईआरटी. आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फाइन आर्ट्स 11th स्टैंडर्ड एंड नितिन सिंघानिया फॉर रेफरेंस बुक. सो एनसीईआरटी फाइन आर्ट 11th स्टैंडर्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप मार्केट से खरीद सकते हो. एंड दिस इज इम्पोर्टेंट टू रीड. आप भले ही सिंघानिया छोड़ दो, पर फाइन आर्ट्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है. तो जितने भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फाइन आर्ट्स में मिल जाएंगे. पर यही है कि आप लाइन बाय लाइन उसको पढ़ो, लाइन बाय लाइन उसको समझो. So that is useful. और नितिन सिंघानिया, अब देखो नितिन सिंघानिया से बल्कि बुक. तो नितिन सिंघानिया में आपको थोड़ा सा लिमिटेड पढ़ना है, जो भी जैसे जो एडिशनल नोट्स हैं हर एक चैप्टर्स में. फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, कुछ एडिशनल चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो मैं आपको टाइम बाय टाइम बताती जाऊंगी. डांस फॉर्म्स, फोक म्यूजिक, फोक डांस और पपेट्रीज. तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको नितिन सिंघानिया में मिल जाएंगी, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है. और एनसीईआरटी में आपको जो आर्किटेक्चरल पार्ट है फ्रॉम एंशिएंट टू मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और मुगल एम्पायर, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. इनफैक्ट प्रोविंशियल आर्किटेक्चर भी आपको उसमें फाइन आर्ट से मिल जाएगा. अच्छा, मॉडर्न के लिए एक और बुक है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है वेदर पीपल शुड गो फॉर स्पेक्ट्रम और नॉट. सो स्पेक्ट्रम डे बाय डे इट हैज बिकम वेरी बल्की. सो आपको उसमें सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं. स्पेक्ट्रम इज जस्ट फॉर रेफरेंस. क्या क्या उसमें पढ़ना है? तो स्पेक्ट्रम में आपको इम्पोर्टेंट क्या है, देखो एनसीईआरटी में आपको सब कुछ मिल जाएगा. कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इन सोशल रिलीजियस मूवमेंट. तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं उस चैप्टर को आप स्पेक्ट्रम में पढ़ सकते हो. एजुकेशन रिफॉर्म्स यू कैन रीड ओवर देयर इन स्पेक्ट्रम. जो भी न्यूज़पेपर्स की लिस्ट है और जो एडिटर्स रहे हैं वो आप पढ़ सकते हो. गवर्नर जनरल की लिस्ट है, एडिटर्स गवर्नर जनरल की जो लिस्ट है आप उसको पढ़ सकते हो. तो ये कुछ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप उसके लिए स्पेक्ट्रम को रेफर कर सकते हैं. और जो आपका रिलायबल सोर्स है दैट इज एनसीईआरटी इन दैट वे. ठीक है. नाउ दैट वाज अबाउट प्रीलिम्स. नाउ फॉर मेंस व्हाट यू हैव टू डू. सो मेंस में कल्चर की अगर बात करें तो इसके लिए आप अ वंडर दैट वाज इंडिया रिटन बाय ए एल बाशम, आप इसको एक रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे.
ये प्राइमरी बुक नहीं है, प्राइमरी सोर्स नहीं है। प्राइमरी सोर्स आपका फाइन आर्ट्स ही है, ठीक है, सिंघानिया भी नहीं है। आपका फाइन आर्ट्स जो एनसीईआरटी है दैट इज ए प्राइमरी सोर्स, और सेकेंडरी सोर्स आर्ट एंड कल्चर के लिए यहाँ पर एएल पाशम है, सो आप इसको रेफर कर सकते हो। नाउ फॉर मॉडर्न इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉडर्न इंडिया के लिए पीपल सजेस्ट बिपिन चंद्रा, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर फ्रॉम राज टू स्वराज, रिटन बाय आरसी प्रधान। ये जो बुक है, इस बुक में आपको एक कैसे किस तरीके से अच्छा आंसर आप लिख सकते हो, क्योंकि हर एक चैप्टर उसी तरीके से लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट स्वराज पार्टी, so they have mentioned about Swaraj Party, they have mentioned their manifesto, they have mentioned their workings, they have mentioned their contribution, they have mentioned their criticism as well. So आपको इसके अलावा क्या चाहिए? आपको एक आंसर लिखने के लिए यही चीजें चाहिए कि एक अगर आपको इवैल्यूएशन के लिए आ जाए कि इवैल्यूएट दिस इवेंट, तो आप इवैल्यूएशन लिख दो कि ये चीजें हुई थी। अगर आपको उस पर क्रिटिसाइज करना हो तो आप क्रिटिसिज्म लिख दो कि दैट वाज अ क्रिटिसिज्म ओवर पर्टिकुलर इवेंट। तो इस बुक में वो सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे राष्ट्र स्वराज में। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोई बुक रेफर नहीं करनी है, एनसीईआरटी आप पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीलिम्स में। आपको सिर्फ और सिर्फ आरसी प्रधान और रमेश चंद्र प्रधान आपको ये रेफर करना है, दैट इज राष्ट्र स्वराज, ठीक है। तो आपको ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसे ऑर्डर कर सकते हो। थोड़ा सा महंगा है बट इट इज वर्थ, यू वुड नॉट रिग्रेट ओवर दिस, ओके। ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही हेल्प करेगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्न इंडिया, सो पोस्ट मॉडर्न इंडिया में इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, दैट इज रिटन बाय बिपिन चंद्रा, जो कि बहुत ही फेमस बुक है, आप उसको रेफर करिए। अब इस बुक में भी आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? फॉर एग्जाम्पल लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जितने चैप्टर्स है वो आप पढ़ोगे, क्योंकि इकोनॉमिक हिस्ट्री का जो फेज था, जो इनिशियल फेज था इंडिया में, वो इकोनॉमिक हिस्ट्री आप उसको बोल सकते हो। सो दैट वाज इम्पोर्टेंट कि जो लाइसेंस राज वाला जो फेज था, रेगुलेशन ऑन इंडस्ट्रीज, फिर लैंड रिफॉर्म्स, इसके अलावा जो इमरजेंसी पीरियड था, ताशकंद अग्रीमेंट था, तो ये सारे इंफॉर्मेशन और ये सारे इवेंट्स को पोस्ट मॉडर्न जो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है उसमें कवर किया है विचंद्रा ने, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। नाउ फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एज आई सजेस्टेड दैट यू कैन गो फॉर 9th एंड 10th एनसीईआरटी रिटन बाय अर्जुन देव, है ना। इसके अलावा जो रेफरेंस बुक है वो है रंजन चक्रवर्ती। अब देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप अर्जुन देव पढ़िए, ठीक है, जो एनसीईआरटी है 9th एंड 10th की, वो बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अलावा रंजन चक्रवर्ती तो रेफर करना ही करना है, दिस इज मस्ट, क्योंकि रंजन चक्रवर्ती का भी जो वे ऑफ राइटिंग है दैट वाज इन अ वे कि वो आप उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको पढ़ सकते हो, मतलब उसमें किस तरीके से आपको आपका आंसर लिखना है, दैट इज ऑल्सो दिस बुक इज ऑल्सो अ रिलायबल सोर्स फॉर दिस, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं रंजन चक्रवर्ती को वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट बुक्स व्हाट यू हैव टू रीड। अब देखो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, या जो भी जो एक ट्रेंड रहा है यूपीएससी का कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी लिस्टिंग की है, थोड़ा सा एनालिसिस करके देखा कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इवेंट्स आपको पढ़ने चाहिए जो मतलब मस्ट टू नो है। सो अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो गांधीयन एरा जो है, फॉर एग्जाम्पल चंपारण सत्याग्रह से शुरू होता है एंड इट रन्स टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो गांधीयन एरा के जितने भी इवेंट्स है, चंपारण हुआ, खेड़ा, अहमदाबाद, फिर रावलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मॉसेकर, then after that non-cooperation movement, civil disobedience movement, individual सत्याग्रह, everything। तो ये सारे के सारे इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, और ये आपको मैंने जो रेफरेंस बुक्स बताई हैं वहाँ पे ये सारी चीजें, ये सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो। वेरियस एक्ट्स, मॉन्यूमेंटो, मॉन्टफोर्ड एक्ट, 1935 एक्ट, 1892 एक्ट, इसके अलावा जो भी जो हमारा फेज ऑफ इंडिपेंडेंस था, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये सारे जो इवेंट्स हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। Then they also ask question on committees. कैसी कमेटी? फॉर एग्जाम्पल मोरीमन कमेटी, हंटर कमीशन, बटलर कमीशन, ठीक है, सो साइमन कमीशन, तो इस तरीके के कमीशंस एंड कमिटीज पे भी क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट यू मस्ट नो अबाउट। बंगाल पार्टीशन, गांधी और एनी रिनोन्ड पर्सनालिटी, इट मींस पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपके प्रीलिम्स का भी हिस्सा है और आपके मेंस का भी हिस्सा है, तो दोनों में ही इसमें क्वेश्चंस आते हैं। देन फ्रीडम स्ट्रगल,
तो फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम का जो फेज था फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टिल 1947, सो वो सारे इवेंट्स आपको पढ़ने हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द पेपर. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सोशल रिलीजियस मूवमेंट. तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, स्पेक्ट्रम इज ए रिलायबल सोर्स फॉर दिस बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव डिस्कस्ड हियर. चाहे वो धर्म सभा हो, चाहे फॉर एग्जाम्पल ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव डिस्कस्ड. और हर एक रिलीजन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं वो सब सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगी. इसके अलावा एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी. तो आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है. एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऋग्वेदिक एज, लिटरेचर और पॉइंट बेस्ड. तो ये आपका कल्चर का भी पार्ट हो गया. देन आर्ट एंड कल्चर बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो आर्ट एंड कल्चर है उसका हिस्सा हो जाता है. देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रीक्स, कुशान्स, गुप्ता, हर्षास. तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए फ्रॉम एंशिएंट इंडिया. ओके, तो एंशिएंट और मेडिवल इंडिया से एडमिनिस्ट्रेशन प्लस आर्ट एंड कल्चर दोनों ही एस्पेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आपको ये दोनों ही इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपके प्रीलिम्स में ये पर्पस सॉल्व हो जाए. देन मेडिवल इंडिया. तो मेडिवल इंडिया आपका बेसिकली ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या तीन गुटों का जो संघर्ष था वहां से शुरुआत होती है. मतलब गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटा. तो इन तीनों का जो एक संघर्ष था कि जो राष्ट्रकूटा है उसका पाल के साथ संघर्ष था, पाल का गुर्जर प्रतिहार के साथ संघर्ष था, राष्ट्रकूटा का गुर्जर प्रतिहार के साथ संघर्ष था. कैसा संघर्ष? की एक दूसरे की टेरिटरी को अक्वायर करना, मतलब एक जो आक्रामक जो नीतियां थी वो थी. तो ये आपको पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मनसबदारी, जागीरदारी, ये इम्पोर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है. सो ये आपको पढ़ना है. सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो दिल्ली सल्तनत फेज है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्योंकि काफी सारे ऐसे टर्म्स है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. फॉर एग्जांपल टक्करी है ना, मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दाग, चेहरा. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर. सो आपको इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ये आपको पता होने चाहिए फॉर दी पेपर. इसके लिए एनसीईआरटी इज द रिलायबल सोर्स. देन चोला पीरियड एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन. चोला का जो कंट्रीब्यूशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन में तो है ही, इसके अलावा उनका कंट्रीब्यूशन, मैसिव कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में भी है. ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर. तो आपको ये चोला का जो टाइम पीरियड है ये दोनों हिसाब से आपको पढ़ना है. विजयनगर किंगडम, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. अब इनके टाइम पे काफी फॉरेन ट्रैवलर्स जो है वो इंडिया में आए, सो वो फॉरेन ट्रैवलर्स आपको पता होने चाहिए. इनका एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कृष्णदेव राय अंडर दिस विजयनगर एम्पायर. सो ये आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है. देन आर्ट एंड कल्चर, जैसे कल्चर में हमने काफी कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्चरल पार्ट जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से शुरू होता है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. Then Buddhist architecture, Buddhist literature, caves, paintings, पेंटिंग जो केव पेंटिंग्स मिली है वो, और जो केव आर्किटेक्चर है, क्योंकि जो टेम्पल था इंडिया में, सो बिफोर गुप्ता एम्पायर, टेम्पल का स्ट्रक्चर क्या था? दैट वाज केव आर्किटेक्चर. सो टेम्पल जो था वो केव टेम्पल्स हुआ करते थे. फॉर एग्जांपल जो बुद्धिस्ट मंक थे, दे यूज्ड टू लिव इन केव्स, वो गुफाओं में रहते थे और वहां पे उन्होंने चैत्या और विहार बना रखा था. चैत्या मतलब क्या? प्रेयर हॉल. विहार जहाँ पे उनका रहने का स्थान होता था. तो ये क्या था? ये केव्स थे, ये पत्थरों को काट करके उनके लिए बनाया जाता था. बाद में क्या हुआ, इसको आगे चल के गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, गुप्तास के टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है. मतलब जो आज मंदिर हम देख रहे हैं उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो गुप्तास के टाइम पे शुरू होता है. तो टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो इम्पोर्टेंट है और उसपे क्वेश्चन भी आ चुका है. फॉर एग्जाम्पल पंचायतन है ना, once in 2014 this question was asked by UPSC. What is the meaning of the term panchayatan? बहुत इजी था, अगर किसी ने ये पढ़ा होता तो आसानी से उसे सही कर सकता था. तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना एनसीईआरटी से अच्छा सोर्स कुछ है ही नहीं. एनसीईआरटी इज दी वन एंड ओनली सोर्स फॉर दिस. ठीक है. पेंटिंग्स, फेस्टिवल्स, ये आपको मैंने जैसे बताया कि आप सिंघानिया इसके लिए रेफर कर सकते हो. सिंघानिया में पेंटिंग्स और फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, इन सब के बारे में बहुत ही एक्सटेंसिवली दिया हुआ है. पपेट्स और पपेट्री, इनके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, तो आप उसके लिए इसको रेफर कर सकते हैं. नाउ अभी तक
मेंस में किस हिसाब से क्वेश्चंस आए, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे 19 टू 16 तक के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और दो दो क्वेश्चन लिया हर एक साल से, ताकि थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस कर सकूं। अब देखो दो क्वेश्चन में से क्या क्या लिया है मैंने, एक कल्चर का क्वेश्चन लिया और एक मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ताकि आपको ये बताया जा सके कि आखिर क्वेश्चन फ्रेम किस हिसाब से होता है, मतलब आपको टॉपिक का एक प्रेडिक्शन रखना है अपने दिमाग में कि इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये प्रेडिक्शन कैसे आएगी, ये पढ़ने के बाद ही आएगी। आप जब भी कल्चर को आप पढ़ रहे हो या मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ते समय इस चीज को दिमाग में रखिए कि आप उसको ऐसे पढ़िए कि अगर मेंस में ये क्वेश्चन आता है तो वो गलत ना हो। मेंस में हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे देखोगे जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन का अलग कॉन्सेप्ट है, तो अगर कॉन्सेप्ट को समझ गया तो आंसर करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलो 2019 में क्वेश्चन आया था, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन द गांधार आर्ट। अब देखो हर एक क्वेश्चन में हर एक जितने भी सब्जेक्ट्स है हर एक क्वेश्चन का कुछ कीवर्ड्स होते हैं और आपको जो आपका आंसर है वो उन्हीं कीवर्ड्स पे फ्रेम करना होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है गांधार आर्ट के बारे में। गांधार आर्ट इस पूरे क्वेश्चन का एक बेसिक थीम है, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड थीम है कि जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो गांधार आर्ट पे ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें बताना क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन है सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन गांधार आर्ट। तो आपको इंट्रोडक्शन में गांधार आर्ट के बारे में बताना है कि गांधार आर्ट कुशांस के टाइम पे ये शुरू होता है। व्हाई इट इज कॉल्ड गांधार, क्योंकि उसमें जो जो सोशल कल्मिनेशन है, जो ग्रीक और रोमन दोनों का मिक्सचर है वो हमें इस स्कल्पचर में हमें देखने को मिलता है। बेसिकली इट इज related to Buddha, है ना, Buddhist sculptures. So Gandhar School of Art that belongs to Buddhist sculptures, और यही वो स्कूल था जिसमें सबसे पहले जो पर्सोनिफिकेशन ऑफ बुद्धा है वो हम देखते हैं। मतलब जो आज हम जो भगवान की मूर्तियां देखते हैं, so that was the contribution of this Gandhar School of Art. तो आज तो हम जो मूर्तियां हैं वो हिंदू गॉड्स की देखते हैं, पर जो सबसे पहला जो आइडल बना दैट वाज ऑफ बुद्धा अंडर दिस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि कब कहाँ कैसे हुआ, और ये एनसीईआरटी में सब चीजें मेंशन है, आपको थोड़ा सा बस उसको एक्टिव रखना है पढ़ते टाइम, ठीक है। तो इसमें आपको सेंट्रल एशियन और ग्रेको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स बताने हैं। कैसे बताओगे, अब देखो गांधार आर्ट है, तो गांधार आर्ट में क्या है, बुद्धा के स्कल्पचर्स बने हैं, किस हिसाब से उसके डिफरेंसेस होंगे, उसके ड्रेस के हिसाब से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन के हिसाब से, फेशियल टेक्सचर के हिसाब से, जो मटेरियल यूज किया है उस मटेरियल के हिसाब से, है ना। तो स्कल्पचर किस हिसाब से बनाया गया है उसी के ऊपर आपको ये डिफरेंसेस आपको हाईलाइट करने हैं या आपको बताना है। तो ड्रेसिंग पैटर्न, मतलब जो उनका ड्रेपरी है, देयर आर हैविंग सम फोल्ड, किसी में राइट जो लेफ्ट शोल्डर है दैट इज कवर्ड, जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है दोनों ही शोल्डर कवर्ड है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, फिर हालो वाज देयर बिहाइंड हिज हेड, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए और उसी हिसाब से आप उसको आंसर कर सकते हो। तो इसमें आपको डिफरेंस एक्चुअली बताना है। दैट वाज अबाउट कल्चर। अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आया, एग्जामिन द लिंकेजेस बिटवीन 19th सेंचुरीज इंडियन रेनेसा एंड इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, कल्चर वाला जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्या है, ये एक अप्लाइड क्वेश्चन है। देखो हिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट है, कैसा अप्लाइड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड्स है, एक कीवर्ड है इंडियन रेनेसा जो कि 19th सेंचुरी में हुआ, ठीक है, मतलब इंडिया का रीबर्थ। कैसा रीबर्थ, सोशियो कल्चरल रीबर्थ, है ना, सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो हुआ दैट वाज द इंडियन रेनेसा टाइम पीरियड, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। सो रेनेसा लेड्स टुवर्ड्स national identity, मतलब concept of nationalism was derived from this Indian Renaissance। तो आपको ये लिंकेज बताना है, आपको ये डिस्कस करना है कि ये किस तरीके से यहाँ पे जो इंडियन रेनेसा है उसका कंट्रीब्यूशन हुआ नेशनल आइडेंटिटी के इमर्जेंस में। क्योंकि जब 1857 रिवोल्ट हुआ तो उसके लिए जो हिस्टोरियंस है वो क्या तर्क देते हैं कि क्योंकि राष्ट्रवाद की कमी थी हमारे अंदर, इसीलिए हम 1857 रिवोल्ट में हमें सफलता नहीं मिली, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वाज टोटली एब्सेंट।
क्योंकि जितने भी लोग उसमें फाइट कर रहे थे, जितने भी राजा या जो किंगडम्स थे, वो लोग उसमें लड़ रहे थे, वो सिर्फ अपने राज के लिए लड़ रहे थे, है ना। झांसी झांसी के लिए लड़ रहा है, अवध अवध के लिए लड़ रहा है, लेकिन कोई भारत के लिए नहीं लड़ रहा है, कोई राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट मिसिंग था। ये कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ? ये कॉन्सेप्ट शुरू तो हो गया था 1857 से पहले, लेकिन लोगों के ऊपर इसका एक नकारात्मक या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आगे चल करके क्या हुआ कि इसने एक नेशनलिज्म को जन्म दिया। मतलब कैसा नेशनलिज्म? रिलीजियस नेशनलिज्म। कैसे? आर्य समाज, है ना, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय के अंदर इन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया, ठीक है, कानून के तहत बंद करवाया। इन्होंने बोला कि महिलाओं को भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना पुरुषों को है, उनको शिक्षा का अधिकार है, उनको जो उनका बाल विवाह होता है वो नहीं होना चाहिए, जो सती प्रथा है वो एक कुप्रथा है, जो कि धर्म के आधार पर लोगों ने उसको थोप रखा है। तो अब क्या है, ये आपकी एक अवेकनिंग है, मतलब एज एन इंडिविजुअल ये आपका एक जागरूकता फैलाया जा रहा है। तो अगर आप खुद के लिए जागरूक है तो आप देश के लिए जागरूक हो पाओगे, है ना। तो ये चीज होगा। तो ये क्या है, यहाँ से क्या होता है, एक रिलीजियस नेशनलिज्म जो है, क्योंकि रिलीजन के आधार पर जो एक नेशनलिज्म है उसका जन्म होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको इसी हिसाब से इसको अप्लाइड वे में इसको लिखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, अब ये बिल्ड कहाँ से होगा? तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बिल्ड होगा, पढ़ने पे ही बिल्ड होगा, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन आया कल्चर का भक्ति मूवमेंट के ऊपर, क्या कि भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु प्रभु इनके टाइम पे जो भी चेंजेस आए, कैसे? तो इन्होंने क्या किया, जो कृष्णा कल्ट है, कृष्णा कल्ट को बढ़ावा दिया। बोला कि कीर्तन करने से, भगवान की कीर्तन करने से आप भगवान के प्रति एक जो लव की जो भावना है, जो प्यार की भावना है वो आप दिखाते हो। इससे क्या है कि आप एक समर्पण की भावना या डिवोशन की भावना आप दिखा रहे हो, ठीक है। दैट अल्टीमेटली लेड टुवर्ड्स साल्वेशन। क्योंकि जो ये भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट क्या था? लव के ऊपर आधारित था। लव किसके लिए? भगवान के लिए, है ना। और सबके अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी थी। कोई भक्ति करने में विश्वास करता था, मतलब कोई पूजा पाठ करने में विश्वास करता था, कोई कीर्तन करने में विश्वास करता था कि कीर्तन करेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। तो आपको इसी हिसाब से भक्ति मूवमेंट को पढ़ना है। भक्ति मूवमेंट के जो वेरियस सेंट्स है, ये तो चले क्वेश्चन था श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। इसके अलावा भी बहुत सारे भक्ति सेंट्स है, नामदेव है, गुरु नानक जी है, कबीर है। तो इन सबका, मीराबाई है, तो इन सबका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो भक्ति सेंट्स थे वो क्या थे? वो डाउन ट्रोडन सोसाइटी से संबंधित थे, मतलब अनटचेबल्स हुआ करते थे। कोई बार्बर है, कोई शू मेकर है, ठीक है, कॉबलर जिसको बोलते हैं। तो वो ऐसे समाज से आ रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं एक अछूत या अनटचेबल माना जाता था, या लोअर कास्ट पीपल हुआ करते थे। सो दे इन्होंने क्या किया, आइडिया फ्लरिश किया कि ये भी, इनको भी भगवान की प्राप्ति का अधिकार है, इनको भी भगवान मोक्ष दे सकता है। मोक्ष सिर्फ अपर कास्ट के लिए ही नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको वो कॉन्सेप्ट को डिराइव करना है। इसके अलावा क्वेश्चन आया, थ्रो लाइट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम। अब देखो, अब ये क्या है, महात्मा गांधी के ऊपर है, लेकिन उसको लिंक कैसे करना है? प्रेजेंट टाइम। मतलब महात्मा गांधी की जितनी भी आइडियोलॉजीज है वो कितनी सिग्निफिकेंट है, वो कितना उसका आज के डेट में यूज है, ठीक है, कहाँ कहाँ। जैसे क्योंकि क्वेश्चन 2018 का है, तो देखो सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ये थी, बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे जहाँ पे मॉब लिंचिंग होती है, सड़क पे मॉब लिंचिंग हो गई, जो दलित है, दलित के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है आज के प्रेजेंट सोसाइटी में। फिर काउ लिंचिंग, काउ के ऊपर मॉब लिंचिंग हो गई, जो कि एक रिलीजियस बेस था। तो अब ये सब क्या है, ये क्या, दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ गांधी, है ना, दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ गांधी आइडियोलॉजी। गांधी आइडियोलॉजी क्या बोलता है? रिमूव अनटचेबिलिटी, है ना, वर्क टुवर्ड्स इमेंसिपेशन ऑफ डाउन ट्रोडन, है ना, वर्क टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। खादी का इंपॉर्टेंस वो देते हैं। तो मतलब यहाँ पे देखो, इकोनॉमी भी है, सोसाइटी भी है, इसके अलावा एजुकेशन भी है, नेशनल एजुकेशन। तो गांधी के जितने भी प्रिंसिपल हैं आप उसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। तो ये भी क्या है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ये इनके वेपन थे, तो आप उसको यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो।
इसके अलावा 2017 में कुछ क्वेश्चंस आए कैसे, सो हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम्स। अब देखो ये भी क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही है। न्यूमिस्मेटिक का मतलब क्या होता है, कॉइन मिंटिंग, मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉइन्स। तो अगर कॉइन की स्टडी जिसको कॉइन की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक। सो दैट इज स्टडी ऑफ कॉइन। तो अब न्यूमिस्मेटिक आर्ट मतलब कॉइन बनाने का जो कला था। अब गुप्ता आर्ट्स, गुप्ता के टाइम से क्यों इसको कंपेयर किया, क्योंकि गुप्ता के टाइम पे बहुत ज्यादा चेंजेस आए कॉइन्स में। जैसे देयर वाज अ कॉइन स्टाइल कॉल्ड कुमार देवी स्टाइल। ठीक है, कुमार देवी वाज वाइफ ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट, जो फर्स्ट चंद्रगुप्ता था उसकी वाइफ थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ के नाम पे ये कॉइन को इशू किया। इसके अलावा गुप्तास के टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर इशूड, लेकिन कहा जाता है कि जो इनकी प्योरिटी थी गोल्ड कॉइन्स की, सो दैट वाज नॉट एज प्योर एज ग्रीक्स इशूड। ठीक है, अब इनके जो कॉइन था उसमें क्या था, क्योंकि भागवतिज्म को प्रमोट करते थे तो कॉइन के पीछे भागवत गीता या भागवत के कुछ श्लोक उसमें इम्प्रिंटेड हुआ करते थे। और जो डिनोमिनेशन था, डिनोमिनेशन हर एक डिनोमिनेशन के उसमें कॉइन्स थे। अब इसका कंपैरिजन ऐसे करना है कि कमिंग इयर्स में, मतलब जो लेटर इयर्स थे उसमें कैसे ये डिग्रेड होता गया। पहला तो आप कैसे करोगे, जो मटेरियल है गोल्ड सिल्वर वो आगे चल करके क्या हुआ, कॉपर के भी कॉइन्स बनने लग गए, जिटल, जिसको जिटल बोलते थे। गोल्ड और सिल्वर के तो बनते ही थे, कॉपर के भी कॉइन्स बनने लग गए। इसके अलावा हर एक जो किंगडम रहा या हर एक जो रूलर रहा उसने अपना कॉइन इशू किया, और वो जितने टाइम के लिए रहता था उतने टाइम के लिए वो कॉइन इशू होता था, और उसके बाद वो कॉइन फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती थी। तो इस तरीके से आप इसको कंपेयर करोगे। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये भी कॉन्सेप्चुअल है एंड दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। बस आपको ये करना है, पढ़ते समय उसको ध्यान से पढ़ना है। फिर एक क्वेश्चन आता है 2017 में ही मॉडरेट्स के ऊपर, why did the moderates fail to carry conviction with the nation about their proclaimed ideology and political goals by the end of 19th century। तो देखो मॉडरेट्स के बारे में क्या बोला जाता है कि वो जो मॉडरेट्स भी क्या थे, इंडिया के लिए ही, इंडिया के फ्रीडम के लिए नहीं पर इंडिया के लिए दे आर कंसर्न, इंडिया की कॉजेज के लिए वो कंसर्न थे। उनके गोल्स बहुत ही लिमिटेड थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स पे वो ब्रिटिशर्स को पिटिशंस लिखेंगे। ठीक है, पिटिशंस कैसी कि हमें काउंसिल एंट्री दे दो, हमें एजुकेशन दे दो, है ना, हमें आईसीएस में जाने के अधिकार दे दो। तो इस तरीके के बहुत ही लिमिटेड गोल्स हुआ करते थे। तो इनका जो गोल था वो फ्रीडम की तरफ नहीं था, और तो एक्सट्रीमिस्ट का भी जो गोल था वो फ्रीडम पे बात पे जाता है। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का, बट दे फेल्ड, मॉडरेट्स दे फेल्ड। तो आपको वो सारे इवेंट्स को डिस्कस करना है कि कैसे कैसे उनके जो लिमिटेड गोल्स थे उनकी वजह से मॉडरेट की जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं फेलियर हमें देखने को मिलती है। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल है, आपको इसको भी उसी तरीके से आंसर करना है। इसके अलावा 2016, अब 16 में क्वेश्चन आता है कल्चर के ऊपर, अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट व्हाइल डिपिक्टिंग फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव्स सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स बुद्धिस्ट आइडियल्स, इल्यूसिडेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो कीवर्ड्स है वो क्या है, स्तूपा आर्ट। ठीक है, जो बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट, आप देखो जो अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट है वो सिंबलाइज हुआ करते थे, मतलब बुद्धा को सिंबल्स के फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता था। कैसे, स्तूपा मतलब दैट डिपिक्ट्स द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ बुद्धा। ठीक है, जो स्तूपा है, तो क्या है, महापरिनिर्वाण, जो हमने डिस्कस भी किया था अपने पहले वीडियो में। तो स्तूपा क्या था, स्तूपा जब भी कंस्ट्रक्ट हुआ तो स्तूपा के जो पैनल्स हुआ करते थे, जो तोरण द्वार हुआ करता था, उन पे क्या होते थे, फोक मोटिव्स। कैसे फोक मोटिव्स, तो जो बुद्धा की लाइफ से जो भी जुड़ी हुई कुछ स्टोरीज हैं, जातक स्टोरीज हैं, या उनकी लाइफ के जो भी इवेंट्स हैं, तो उनकी डिपिक्शंस हमें वहां पे पोर्ट्रेट मिलते थे। उन पिक्चर्स को वहां पे स्कल्प किया गया था, मतलब स्कल्पटेड था। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से उनको डिस्कस करना है कि वो कैसे बुद्धिस्ट आइडियल को एक्सपाउंड करते हैं या उसको बताते हैं। ठीक है, तो अगर जातक स्टोरी की बात करें तो महा क्वींस ड्रीम है ना, या डाइंग प्रिंसेस, तो इस तरीके के कुछ मोटिव्स थे वो हमें मिलते थे भारत स्तूप में, सांची स्तूप में। तो आपको उस तरीके से इसको डिस्कस करना है। 2016 में क्वेश्चन आया, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग गांधीयन फेज।
तो गांधीयन फेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, और गांधीयन जो फेज है वो इम्पोर्टेंट है आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हर साल यूपीएससी के मेंस में गांधी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे ओरिएंटेशन कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चन तो उस पर आएगा ही। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रोल ऑफ वुमेन को डिस्कस करना है। बहुत ही सिंपल आंसर है, 4-5 वुमेन के भी रोल को डिस्कस कर दिया तो आपको मार्क्स मिलने ही है। सुचिता कृपलानी के बारे में लिख दो, फिर सरोजिनी नायडू के बारे में लिख दो, एनी बेसेंट के बारे में लिख दो, मार्गरेट कजन के बारे में लिख दो। गांधीयन एरा के बारे में है ना, तो गांधीयन फेज में जितनी भी ऐसे विमेन थी जो फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा थी, तो आप उनको डिस्कस कर सकते हो। उषा मेहता वॉज देयर, ओके। हाउ दे कॉन्ट्रीब्यूटेड, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा। जैसे सरोजिनी नायडू की बात करें तो what she did, she led a delegation to second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और वहां पर उन्होंने विमेन के लिए फ्रेंचाइज की डिमांड रखी थी। तो इस तरीके से आपको चीजों को डिस्कस करना है। आप देखो जितने भी क्वेश्चंस थे, मैंने कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, तो उन क्वेश्चन को दिखाने का मेरा मकसद ही यही था कि आपको जो ये प्रिपेयर करना है कि प्रिपेयर आपका किसके बेसिस पे होगा। एनसीईआरटी में ये सारी चीजें दी हुई है, और आपको इसको क्या है, एक कॉन्सेप्ट बनाना है। अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है तो आप उसको इस अप्लाइड क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप इसे आंसर कर सकते हो। So that was all about the discussion over GS history। आपको क्या पढ़ना है, किस हिसाब से आपका सिलेबस है, क्वेश्चंस किस हिसाब से अटेम्प्ट करने हैं, प्रीलिम्स के लिए आपको क्या क्या पॉइंट ऑफ एरिया है, क्या क्या एरियाज है जहाँ से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से तैयार करना है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, हेल्पफुल हो। कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। So that was all for the day. Thank you so much. Have a nice day and all the best for the examination, for the preparation. Bye.